फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला मॉक टेस्ट जो आपका कंडक्ट करवाया गया था वो दिनांक आपका 6 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। अगर हम बात करते हैं उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस की, तो वहाँ पर आपके पास टोटल 19 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से जो आपके पास 1 से लेकर 8 तक 1 मार्क्स क्वेश्चन थे और जबकि 9 से लेकर 19 तक आपके पास टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। जिससे अगर हम बात करते हैं उसके टाइम ड्यूरेशंस की, तो टाइम ड्यूरेशंस आपके पास 45 मिनट्स का दिया गया था। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट ने ये आप मॉक टेस्ट दिया भी होगा और जिन्होंने ये मॉक टेस्ट नहीं भी दिया है वो भी हमारी ऐप पे जाकर इस मॉक टेस्ट को इजीली दे सकता है। क्लियर है? आज जो हम बात करेंगे इस मॉक टेस्ट के प्रॉपर एनालिसिस और उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है उस क्वेश्चंस को हम अपने टॉपिक के साथ हल्का सा क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ताकि आपको उस क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लर्न हो जाएं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की। 1 मार्क्स क्वेश्चंस में ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चंस बोल रहा है द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर अमाउंट दी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट्स पर कैपिटा पर डे। आपको बताना है डोमेस्टिक वाटर यूज जो आप यूज करते हैं वो आपके टोटल वाटर डिमांड का कितने % होता है। क्या सर वो 40% होता है, 50% होता है, 20% होता है या 30% होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने जब रिवीजन लेक्चर लिया था और जब ऐसे आपके थ्योरी लेक्चर्स आपने स्टडी किए होंगे तो वहाँ पर हमने वेरियस टाइप्स की डिमांड देखी थी। हर डिमांड को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और लास्ट में मैंने आपको एक टेबल भी दिया था कि ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि उस टेबल से ही आपके चाहे वो जेई लेवल की बात कर लो, चाहे ए लेवल की बात कर लो या आप गेट ईएससी लेवल की बात कर लो, हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? थोड़ा सा एक नजर डालते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ वेरियस टाइप्स की वाटर डिमांड होती है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ। क्या कहा सर ने कि वेरियस टाइप्स की क्या होती है आपके पास वाटर डिमांड। वाटर डिमांड को लिख रहा हूं मैं WD, जिसको मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं। एक हो सकता है सर आपकी LIG फैमिली हो सकती है और दूसरी हो सकती है सर आपकी HIG फैमिली हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब भी यहाँ पर हम LIG फैमिली की बात कर रहे हैं या चाहे आपके HIG फैमिली की बात करें, जो वहाँ पे वाटर डिमांड एक्सप्रेस किया जाएगा वो आपका LPCD में एक्सप्रेस किया जाएगा। किस में किया जाएगा? आपका LPCD। वो चाहे आपका LPCD हो सकता है, वो आपका पर कैपिटा पर डे हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए। जिसमें से अगर हम बात करते हैं आपकी पहली डिमांड, तो पहली डिमांड कौन सी होती है सर आपके पास? डोमेस्टिक वाटर डिमांड। कौन सी होती है भाई? डोमेस्टिक वाटर डिमांड को मैं WD लिख रहा हूँ। क्लियर है? अगर मैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड की बात करता हूं तो ये टोटल वाटर डिमांड का कितना होता है सर आपके पास? 50 से लेकर 60% होता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर इसकी मैं रेंज की बात करता हूं, LIG फैमिली में इसकी रेंज कितनी होती है सर? इसकी होती है 135 LPCD होती है, जबकि HIG फैमिली में कितनी होती है सर? 200 LPCD होती है। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं सेकंड डिमांड की बात करता हूं आपके पास, तो सेकंड डिमांड कौन सी होती है आपके पास? आपकी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। तो हम लिखते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। ठीक है, WD। तो ये क्या होती है आपके पास? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड आपकी टोटल वाटर डिमांड का 20 से 25% होता है। क्लियर है? अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो इसकी जो रेंज होती है वो आपके पास 70 LPCD और 70 LPCD। सिर्फ चेंजेस कहाँ आएंगे आपने वो चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर आपको चेंजेस याद हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई क्वेश्चंस में गलती करोगे। उसी तरह से अगर मैं थर्ड डिमांड की बात करता हूं तो थर्ड रहता है सर आपके पास दैट इज पब्लिक यूज रहता है। अगर मैं पब्लिक यूज की बात करता हूं तो पब्लिक यूज टोटल वाटर डिमांड का कितना होता है सर आपके पास? 5 से लेकर 10% होता है। क्लियर है? अगर इसकी रेंज की बात करता हूं तो LIG फैमिली में भी 10 होता है और HIG फैमिली में भी आपके पास 10 आता है। उसके बाद आता है आपके पास कुछ लॉसेस एंड थेफ्ट्स के बारे में। कुछ लॉसेस एंड थेफ्ट्स में भी आपका क्या रहता है? वाटर डिमांड रहता है। कितना डिमांड रहता है सर यहाँ पर आपके पास? ये रहता है सर 15 से 20% रहता है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो इसकी रेंज यहाँ पे कितनी होती है सर? 55 होती है और इसकी भी यहाँ पे कितनी होती है सर? 55 होती है। क्लियर है? तो यहाँ से हम एक और रेंज भी निकाल सकते हैं, आपके टोटल वाटर डिमांड निकाल सकते हैं। टोटल वाटर डिमांड आपके पास कितनी आएगी देखिएगा। तो यहाँ पे हम टोटल कर देंगे इसका।
अगर मैंने इसका टोटल किया तो आप जब टोटल करोगे 5 5 10 आएगा आपके पास। कितना आ जाएगा सर? ये 0 आ गया नीचे आपके पास, 5 1 6 7 13, ये कितना आ गया सर? 27। तो यहाँ पे आ गया 270, यानी कि 270 LPCD LIG में। अगर मैं HIG की बात करूंगा तो ये रेंज कितनी हो जाएगी आपके पास? 335 LPCD हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको डोमेस्टिक वाटर डिमांड बताना है, टोटल वाटर डिमांड का कितने परसेंट होता है? कितने परसेंट होता है सर? 40% होता है? नहीं सर। 20% होता है? नहीं सर। 30% होता है? कितना होता है आपके पास? 50 से लेके 60% होता है। तो इसका आंसर हो गया सर बी। 50 से लेके 60% का मतलब क्या है कि सर LIG में ये रेंज रहती है सर इसकी 135। और सर अगर हम बात करते हैं सर इसकी किसकी, HIG फैमिली की बात करते हैं, तो ये रहती है सर आपके पास 200। क्लियर है? तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है उसकी रेंज किस किस के बीच में वेरी करती है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो मिनिमम रहती है वो आपके पास 135 रहती है और मैक्सिमम आपके पास 200 रहती है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना। बट अगर मैं बात करता हूं आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो आपके पास डोमेस्टिक वाटर डिमांड की जो रेंज रहती है, वाटर डिमांड की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है आपके पास? वो रहती है सर 135 LPCD से लेकर 225 तक। ठीक है, 135 LPCD से लेकर आपका 225 तक आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है और एक मैक्सिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया आपका कौन फॉलो कर रहा है? आपकी LIG फैमिली। LIG फैमिली का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप, HIG फैमिली का मतलब होता है हाई इनकम ग्रुप। क्लियर है? ये जो लो इनकम ग्रुप है इसी को आप कह सकते हैं विदाउट फ्लशिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको सर? आप विदाउट फ्लशिंग बोल सकते हैं। ठीक है, विदाउट फ्लशिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और अगर मैं HIG की बात करता हूं तो इसको लिख सकता हूं मैं सर विद फ्लशिंग सिस्टम। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके लो इनकम वाले ग्रुप है उनके घरों में प्रॉपर क्या नहीं होंगे, प्रॉपर वहां पे फ्लशिंग सिस्टम नहीं लगे होंगे, स्विमिंग पूल नहीं होगा, वहां पे उनके घरों में प्रॉपर गार्डनिंग नहीं की होंगी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। ये सब LIG वाले लोग हैं। बट जब हम HIG वाले लोगों की बात करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है सर? उस कंडीशंस में आपका पार्किंग अवेलेबल होता है, वहां पे प्रॉपर गार्डनिंग होती है, उनके घरों में प्रॉपर स्विमिंग पूल बने होते हैं और वहां पे फ्लशिंग सिस्टम लगे होते हैं अच्छे से। क्लियर है? ये सारे फैक्ट्स है जो आपको यहाँ पर थोड़े से ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आपके लिए जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था वो इस तरह से किया गया ताकि आपके और क्वेश्चन भी इसके साथ कवर हो। क्लियर है? देखने में आपको एक क्वेश्चन लग रहा है बट इसी क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो गए हैं। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर इसका? बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका बी है। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है? द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिटी इज बेस्ड ऑन। पहला ही पॉइंट्स बताया था मैंने जब मैंने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड की स्टडी की थी कि जो आपका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड होता है वो आपका अर्बन का भी हो सकता है और आपका रूरल का भी हो सकता है। क्लियर है? उसकी जो हम क्या करते थे, उसकी जनगणना करते थे वो हम डेके टू डेके करते थे। ठीक है, जिसको आप दशमलव प्रगति भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इस मेथड की कि जो मेथड है सर किस पे बेस्ड होता है, तो ये मेथड आपका लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेनरीज लॉ भी दिया था, न्यूटन्स लॉ, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा हम बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। तो यहाँ पे मैं एक आपको की फैक्टर बताता हूं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो मेथड होता है आपके पास, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये किस पे बेस्ड होता है आपके पास? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जब ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है तो ये कितने टाइप्स के होता है सर आपके पास? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड ये आपके पास मेनली तो बहुत टाइप्स के होते हैं बट यहाँ पे आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं 3 ही मेथड्स की डिस्कस करूंगा। एक मेथड्स हो गया, दूसरा मेथड हो गया आपके पास और ये थर्ड मेथड हो गया। देखिएगा पहले हम किस मेथड की बात करते हैं? आपके अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की बात करते हैं जिसको AIM बोलते हैं। दूसरा आता है आपके पास ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जिसको आप GIM मेथड बोलते हैं।
ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को आप कंपाउंडिंग मेथड भी बोलते हैं और इसी मेथड को हम यूनिफॉर्म मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं तीसरे की, तो तीसरा रहता है सर आपके पास IIM। IIM क्या होता है? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। क्लियर? ये तीन जो मेथड है ये ऐसे मेथड है जहां पर आप चाहे OAE हो, JEE हो, गेट हो, SE हो, आपके मोस्टली चांसेस बनते हैं क्वेश्चन पूछने के। हाँ, मैं गेट में कह सकता हूं कि गेट में यहाँ से ना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इजी रहता है, बट जो अदर मेथड्स रहते हैं आपके लॉजिस्टिक कर्व मेथड है, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड है, वहां से गेट में के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे पूछा नहीं गया अभी तक, बट हो सकता है आने वाले अपकमिंग में पूछा जा सकता है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं आपके अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड की, तो ये आपको किस तरह की वैल्यू देता है सर? ये हमें लेस वैल्यू देता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेस वैल्यू। बट जब मैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की बात करता हूं तो हमें सर किस तरह की वैल्यू देता है? सर ये हमें सर हाईएस्ट वैल्यू देता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू देता है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपके इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की, तो ये कैसे देता है आपको? इंटरमीडिएट देता है, आपको इंटरमीडिएट वैल्यू देता है, यानी कि इन बिटवीन AIM और GIM के बीच में जो वैल्यू मिलती है वो आपके पास IIM की मिलती है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो आपका अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड होता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटी में करते हैं, ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटी में करते हैं। ठीक है, ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटी जैसे आपका हो गया दिल्ली हो गया, ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी मैं बता देता हूं। इसका एग्जांपल हो गया सर आपके पास दिल्ली हो गया। उसी तरह से अगर मैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की बात करता हूं तो इस मेथड का ये वैल्यू हाइयर देता है, तो इसका कहां पे यूज किया जाता है? इसका यूज ऐसी सिटी में किया जाता है जो आपकी रैपिडली ग्रोइंग सिटी हो। कहां पे किया जाता है? न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटी, रैपिडली ग्रोइंग सिटी में किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट सारे याद रखना आपके पास। बट जब हम बात करते हैं आपके इंटरमीडिएट की, तो इस मेथड का यूज आप कहां कर सकते हैं? आप ओल्ड सिटी में भी कर सकते हैं और न्यू सिटी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सर इसका यूज हम ओल्ड में भी कर सकते हैं एंड इसका सर हम न्यू सिटी के अंदर भी कर सकते हैं। क्लियर है? इतना पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इन तीनों मेथड में से अगर वैल्यू वाइज देखूं, अगर मैं पॉपुलेशन वाइज देखूं, तो मुझे सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है आपके पास? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल व्हिच मेथड इज बेस्ट? तो आपका रहेगा सर GIM इज द बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल। क्लियर है? बट जो हमें सबसे अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देता है वो आपके पास IIM इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। क्लियर है? कुछ और पॉइंट्स भी है जो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपके अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड की, तो इसमें जो dp/dt रहता है, चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या रहता है सर? यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं किसकी? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, तो यहाँ पे जो आपका dp/dt रहता है, dp/dt रहता है वो सर कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल रहता है सर, कांस्टेंट रहता है, पर डेके टू डेके रहता है, यानी कि एक डेके में कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर होते हैं। बट जब हम बात करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड की, तो क्या रहता है? टाइम टू टाइम रहता है। बट GIM की बात करेंगे तो डेके टू डेके कांस्टेंट रहता है। बट जब हम IIM की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, इसका यूज नहीं किया जाता। ऐसा जरूरी है उसका कहना ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड कि दिस एजम्पशन इज नॉट वैलिड। ये दोनों किस पे बेस्ड है सर? ये एजम्पशंस पे बेस्ड है। तो ये भी है आपका dp/dt और ये भी दोनों किस पे बेस्ड पे है? आपका एजम्पशंस पे बेस्ड पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर हम कि सर ये किस पे बेस्ड है? ये आपका एजम्पशंस पे बेस्ड है। तो एजम्पशंस क्या बोलती कि सर dp/dt कांस्टेंट रहेगा टाइम टू टाइम। GIM में dp/dt क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा सर dt। बट अगर मैं बात करता हूं IIM, तो दिस एजम्पशन इज नॉट वैलिड। तो दिस एजम्पशंस जो है हमारे पास इज नॉट वैलिड, ये आपके पास वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो ये भी आपका यहाँ पे हो गया है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो छोटा सा था, आप विद इन 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, बट जो आपका ये एडिशनल डाटा है कहीं ना कहीं आपकी काफी हेल्प करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हायर द pH वैल्यू ऑफ द वाटर इन द पाइप डज नॉट प्रोड्यूस, कि अगर आपके वाटर्स में क्या होगा? हाई pH होगा उस वाटर का, तो क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा?
क्या सर वो इंटरसेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्या सर वो सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं करेगा, या ट्यूबरकुलेशन या हाई डिस्चार्ज। देखिएगा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके वाटर्स के अंदर क्या हो, अगर आपके वाटर्स की पीएच वैल्यू ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वहां पे क्या हो, आपके पास सिल्टी पार्टिकल्स ज्यादा हो, और जब सिल्टी पार्टिकल्स आपके उस वाटर के साथ फ्लो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पाइप्स के इनर पोर्शंस पे क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनक्रास्टेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपके पास। ठीक है, कि सपोज कीजिएगा आपके पास ये पाइप है, ये पाइप है, और ये पाइप का क्या हो गया हमारे पास सर, ये डाया हो गया है। ठीक है, ये पाइप का डाया हो गया है। अब यहां से क्या हो रहा है सर, आपका कुछ वाटर है जो आपका क्या कर रहा है, यहां से फ्लो कर रहा है। ठीक है, कुछ यहां से फ्लो कर रहा है। ये मान लेते हैं आपका वाटर यहां से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आपके पाइप से। अब क्या हो सकता है कि अगर इस वाटर का, अगर इफ आपका जो ये वाटर है और अगर इसका पीएच क्या हो सर, ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ ना कुछ आपके पास छोटे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कहीं ना कहीं आपके पाइप को क्या करेंगे, डाया उसका रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ जैसे जैसे आपका वाटर फ्लो करता रहेगा तो जो आपके पार्टिकल्स है वो क्या होते रहेंगे, इसके इनर साइड्स पे कुछ इस तरह से बैठते रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आकर आपके जमा होते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, पहले तो आपको इनिशियल स्टेज में ये नहीं दिखेंगे, बट एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये क्या बना देंगे, एक प्रॉपर एक लेयर्स की फॉर्मेशंस बना देंगे। ठीक है, लेयर्स की फॉर्मेशन बना देंगे तो आपको क्या लगेगा कि सर जिस फ्लो रेट से आपका वाटर यहां से जा रहा है उसी फ्लो रेट से आपका वाटर यहां आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका वहां पर हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है। कि सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पर क्यूएफ से सप्लाई किया होगा तो क्यूएफ सप्लाई से ही बाहर आना चाहिए पानी, बट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इससे क्या होगा सर, आपके पाइप का जो डाया हो गया वो क्या होगा सर, कम हो गया होगा। देख लीजिएगा यहाँ पर पहले तो आपका पानी बिल्कुल यहाँ तक जा रहा था, कोने तक जा रहा था, बट यहाँ पे कुछ सिल्टी पार्टिकल डिपॉजिट हो गए तो इतना तो आपका गायब हो गया भाई। ठीक है, इतना एरिया यहाँ पे इसने खाली कर दिया है, भर दिया है, इतना एरिया भर दिया है, तो अब तो आपका क्या हो गया, फ्लो रेट कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा सर कि अगर आपका इफ पीएच क्या हो जाएगा सर, आपके वाटर्स का पीएच आपके वाटर का अगर ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा सर, आपका जो डिस्चार्ज और फ्लो रेट है वो आपका क्या हो जाएगा सर, वो हाई नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज होगा। तो क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं सर, इंट्रास्टेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि वाटर इज कंसीडर हार्ड, कि वाटर को कंसीडर कब किया जाएगा हार्ड, जब उसकी हार्डनेस इन द ऑर्डर ऑफ 50 ppm होगा, या 100 ppm होगा, या 200 ppm होगा, या आपका 300 ppm होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको एक टेबल याद रखना है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग। आपके पास यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पे कुछ वाटर्स की, उस वाटर को क्या बोलेंगे हम, और कुछ लिख दूंगा मैं सर इसकी रेंज लिख दूंगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपके रेंज क्या रही सर, आपकी रेंज अगर लेस देन 50 ppm रही, तो 50 ppm रही तो इस वाटर्स को क्या बोलेंगे हम सर, तो इस वाटर को आपको सॉफ्ट वाटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सॉफ्ट वाटर बोला जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट वाटर। और अगर सर 50 से लेकर 150 के बीच में रही, ppm रही, तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, तो उसको हम मॉडरेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर, मॉडरेट बोल देंगे। और अगर सर आपके पास 150 से लेकर आपके पास कितनी रही सर, ये 300 ppm तक रही, तो उसको हम क्या बोल देंगे सर आपकी, तो सर उसको हम आपका हार्ड वाटर बोल देंगे। ठीक है, और अगर सर ये मोर देन 300 ppm रह जाएगी तो सर इसको हम क्या बोल देंगे, तो सर इसको हम वेरी हार्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर, वेरी हार्ड बोल देंगे। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा अगर आपका 50 ppm रहेगा तो आपकी रेंज क्या रहती है, आपकी सॉफ्ट रहती है। वैसे तो 75 तक आपकी रेंज सॉफ्ट रहती है। ठीक है, बट अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू आपका सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के कोड के मुताबिक देखें तो उसने कहा कि अगर आपकी लेस देन 50 रहेगी तो आपको सॉफ्ट कहा, अगर 50 से 150 रहा तो उसको मॉडरेट कहा। ठीक है, और अगर आपका हार्ड कब रहा, जब आपका 150 से 300 रहेगा। तो आपका आंसर ना तो यहाँ पे सर आपका 50 हो सकता है ना 100 हो सकता है। तो यहाँ पे 50
150 और 300 के बीच में आ रहा है आपके पास, दैट इज 200। तो ये क्या हुआ है आपका, इस कंडीशंस में आपका वाटर क्या हो जाएगा सर, हार्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से मेरा जो राइट आंसर बन जाएगा सर वो आपका सी बन जाएगा। क्लियर है? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लो यहाँ पर कि जो हमारे पास हार्डनेस होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, हार्डनेस की बात कर रहे हैं। हार्डनेस आपके पास दो तरह की होती है। कौन कौन सी हार्डनेस होती है, एक सर आपके पास कार्बोनेट हार्डनेस होती है, CH बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यानी कि NCH। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस होती है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है। कार्बोनेट हार्डनेस आपके पास वो हार्डनेस होती है जिसको आप सिंपल बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो इसी कार्बोनेट हार्डनेस को हम क्या नाम से भी जान सकते हैं सर, टेम्परेरी हार्डनेस भी बोल सकते हैं। तो जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर TH। और जो ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है इसको सर हम सिंपल बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते, तो इसको हम बोल सकते हैं आपका सर दैट इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं सर इसकी हार्डनेस की, कि जो हार्डनेस को एक्सप्रेस किया जाता है वो किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, इसको जो एक्सप्रेस्ड किया जाता है वो आपका एज ए कैल्शियम कार्बोनेट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर है? अगर मैं इस हार्डनेस की मेजरमेंट की बात करता हूँ कि इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं सब, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं सर, आपके पास 3 मेथड होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इनके नाम जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखिएगा, इन 3 मेथड्स में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके EDTA मेथड की, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। ठीक है, EDTA मेथड्स हो गया। दूसरा अगर मेथड की बात करते हैं हम, तो दूसरा मेथड आपके पास कौन सा होता है सर, हेनरीज मेथड होता है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछाएगा बट ये पता होना चाहिए, हेनरीज मेथड हो गया आपके पास। ठीक है, अगर मैं तीसरे मेथड की बात करता हूं तो तीसरा मेथड होगा आपके पास क्लार्क्स मेथड हो गया है आपके पास। कौन सा मेथड हो गया, क्लार्क्स मेथड हो गया है। अब जो ये क्लार्क्स मेथड है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं सर, सोप टाइट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। और मैं लिख सकता हूं इसको दैट इज सोप टाइट्रेशन मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड, सोप टाइट्रेशन मेथड भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? एक आपके पास EDTA मेथड हुआ, हेनरीज मेथड हुआ, क्लार्क्स मेथड, या उसी को हम सोप टाइट्रेशन मेथड्स बोलते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट से बस जानना है, EDTA मेथड जो दिया था वो किसने दिया था, आपके वर्सनेट साहब ने दिया था। तो इसी मेथड को सर हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज वर्सनेट, वर्सनेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा इंडिकेटर है जो आपका EDT में यूज किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी यूज किया जाता है। आपने मुझे बताना है कि क्लार्क्स मेथड्स में हम मेन केमिकल कौन सा यूज करते हैं और आप इंडिकेटर्स कौन सा यूज करते हैं। मैं आपका इसका आंसर देखूंगा कितने लोग इसका सही कमेंट करते हैं। क्लियर है? आंसर भी मिल गया है और आपको एक मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू ये भी अच्छे से क्लियर करवा दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि MPN इंडेक्स इज मेजर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, कि जो आपका MPN इंडेक्स है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। MPN क्या होता है आपके पास, मोस्ट प्रोबेबल नंबर इंडेक्स इज मेजर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। क्या सर BOD को मेजर करता है, क्या आपके हार्डनेस को मेजर करता है, क्या सर आपके DO कंटेंट को मेजर करता है, क्या सर आपके कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया को मेजर करता है। अगर मैं इस हार्डनेस की बात करता हूं तो हार्डनेस को जो मेजर किया जाता है उसके 3 मेथड है, EDTA मेथड, हेनरीज मेथड और क्लार्क्स मेथड है। क्लियर है? तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, बी तो हो नहीं सकता। उसी तरह से अगर मैं BOD की बात करता हूं, BOD होता है आपके पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD के लिए हम BOD टेस्ट लेते हैं। BOD के लिए क्या लेते हैं सर, आप BOD टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है आपके पास स्टैंडर्ड 5 डेज पे होता है। स्टैंडर्ड आपके पास 5 डेज एट दी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्लियर है? ये पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा। वैसे इसको हम पढ़ेंगे आगे, जब आपका वेस्ट वाटर वाला मॉक टेस्ट आएगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है आपका DO कंटेंट। DO कंटेंट की बात अगर करते हैं हम तो इसको हम विंकलर्स मेथड से मेजर करते हैं। कौन से मेथड से, विंकलर्स मेथड से मेजर करते हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हार्डनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं एक बार फिर से ट्राई लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो गई। हार्डनेस के लिए, तो हार्डनेस के लिए आपके पास 3 मेथड है। ये 3 मेथड कौन कौन से है, EDTA मेथड हो गया, हेनरीज मेथड हो गया और क्लार्क्स मेथड हो गया। वैसे आज की डेट में आपका क्लार्क्स मेथड यूज नहीं किया जाता है।
ठीक है। कौन कौन से बोला सर ने? एक तो सर आपने एडीटीए बोला, बिल्कुल सही। एक आपने हेनरीज बोला, और एक आपने सूप टाइट्रेशन यानी कि क्लार्क्स मेथड बोला। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो बचा कौन सा आपका? कॉलीफॉर्म इंडेक्स हो गया। तो जो एमपीएन इंडेक्स होता है, एमपीएन जो इंडेक्स होता है वो किसको मेजर करता है आपके? वो सर मेजर करता है आपके कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को। किसको मेजर करता है? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को मेजर करता है। क्लियर है? तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया सर आपका? डी इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? मैच द लिस्ट। लिस्ट 1 में कुछ आपके पास इक्विपमेंट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में हमारे पास आपके पास पैरामीटर्स दिए हैं। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले तो आपके पास पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है, कलर होता है, टर्बिडिटी होती है और आपके पास सेटलेबल सॉलिड, ये कौन सी क्वालिटी ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। मेनली हमारे पास 3 तरह के क्वालिटी ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। कुछ पैरामीटर्स फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल होते हैं। फिजिकल पैरामीटर आपके पास वो पैरामीटर होते हैं जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। जैसे आप आंखों से देख सकते हैं। आंखों से क्या देख सकते हैं? आप कलर देख सकते हैं। दूसरा, आप सस्पेंडेड सॉलिड को देख सकते हैं कि पार्टिकल्स छोटा है या बड़ा है। क्लियर है? तो सस्पेंडेड सॉलिड इट इज द अंडर ऑफ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। जीभ से क्या कर सकते हैं? आप टेस्ट कर सकते हैं कि सर पानी का टेस्ट सर खट्टा है या मीठा है। ठीक है। नाक से आप सूंघ सकते हैं क्या सर वो गंदी बदबू मार रहा है, किस तरह की स्मेल दे रहा है, जिसको हम ऑडर बोलते हैं। क्लियर है? अब आप उसको हाथ पे रख के पानी को टच कर सकते हैं कि पानी क्या है सर, ठंडा है या गर्म है, जिसको आप टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पे टिंटोमीटर, अगर मैं बात करता हूँ टिंटोमीटर, तो ए का टिंटोमीटर कलर मेजर करता है, बिल्कुल सर। तो ए का हो गया 2। तो ए का 2 सिर्फ आपको एक ही ऑप्शंस में है। जब एक ही ऑप्शंस में है तो आपका आंसर क्या हो गया सर? सी हो गया है। ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है। क्लियर है? तो ए का 2 हो गया, तो बी का इसने 3 बोला। दूसरा बोला उसने नेफ्लोमीटर। तो नेफ्लोमीटर किसको मेजर करता है? आपकी टर्बिडिटी को मेजर करता है। और जो नेफ्लोमीटर होता है इट इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग बेस्ड होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास किसका? सी आ गया आपके पास इमहॉपकॉन। इमहॉपकॉन किसको मेजर करता है? आपके सेटलेबल सॉलिड को मेजर करता है। सी का हो गया 4, तो देखिएगा सी का 4 हो गया है। उसके बाद आता है आपके पास देखिएगा वोलेटाइल सॉलिड, उधर होना चाहिए था क्योंकि इधर आ गया है। 5th में यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज वोलेटाइल सॉलिड्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखिएगा बचा 5th आप मफल फर्नेस। तो मफल फर्नेस का क्या हो गया आपके पास? वोलेटाइल सॉलिड हो गया है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं किसकी? टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का तो यहाँ पे नहीं है, तो आपको राइट आंसर मिल गया है 2, 3, 4, 5। क्लियर है? तो आपका आंसर हो गया सर सी हो गया है। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने 2 मार्क्स क्वेश्चंस की। तो ये रहा 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। क्वेश्चंस में बोला गया है कि इफ एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ सिटी इज 290 LPCD, कि एक सिटी में जो आपका वाटर कंजम्पशन है एक पर्सन के लिए वो कितना है? 290 है, यानी कि 290 LPCD, यानी कि किसकी वैल्यू दे दी है आपके पास? x की वैल्यू दे दी है। एंड इज पॉपुलेशन इज 4,80,000, और जो पॉपुलेशन दे दी है वो आपके पास कितनी है? 4,80,000 है, यानी कि आपके पास P दे दिया गया है। क्लियर है? देन द मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट, आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, यानी कि जो आपका ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट भी क्या है आपका? एक प्रकार का डिमांड है, तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं? MDD भी बोल सकते हैं। क्लियर है? एंड मैक्सिमम हावरली ड्राफ्ट, यानी कि आपको मैक्सिमम हावरली ड्राफ्ट निकालना है, MHD फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो अब जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, आपके पास कंजप्शन दिया है 290 LPCD दे दिया है। पॉपुलेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 4 लाख आपके पास 80,000 आपके पास पॉपुलेशन दे दी गई है। क्लियर है? आपको क्या निकाल सकते हैं? जब आपके पास यहाँ पे कंजप्शन भी दे दिया और पॉपुलेशन भी दे दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट आप निकाल सकते हैं, जिसको मैं एज ए क्यू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो क्या होगा आपके पास? P × X हो जाएगा। अब P कितना है सर हमारे पास? यहाँ पर P है सर आपके पास 4,80,000, तो आप देखिएगा यहाँ पे 4,80,000। ठीक है।
80,000 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स कितना है आपके पास सर, एक्स है सर 290, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कैल्सी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखिएगा कैल्सी यहाँ पर 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 290, तो कितना है आपके पास, ये 139 इतना है आपके पास। इसको आप डिवाइड बाय 10 डेज की पावर 6 कीजिएगा, तो ये कितना है आपके पास 139.2 आया आपके पास, दैट इज 139.2 किस में आया सर, ये आपके पास MLD में आ गया है, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास Q आ गया है। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट निकाल सकते हैं, जिसको आप मैक्सिमम डेली डिमांड भी बोल सकते हैं। वो क्या होता है सर आपके पास 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। क्यों क्या है आपके पास, जो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है, क्लियर है। तो इसको पुट कीजिएगा सर, ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 139.2, सॉल्व कीजिएगा तो मल्टीप्लाई बाय 139.2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 कितना आ गया आपके पास 250.56 आ गया है, यानी कि 250.56 आपके पास ये क्या आ गया सर, दैट इज MLD में आ गया है, क्लियर है। तो MDD आ गया है। तो इसी तरह से हम मैक्सिमम हावरली डिमांड निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हावरली डिमांड क्या होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड बोलो या डेली ड्राफ्ट बोलो, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 250.56, ठीक है। इसी को आप अगेन मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.5 से, तो यहाँ पे कितना आया है सर, ये आ गया मेरे पास 375.84 MLD आ गया है, क्लियर है। जो मेरे पास नियर अबाउट किसके आ रहा है सर, 376 MLD के आ रहा है, क्लियर है। तो ये आपने यहाँ पर निकाल दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था, क्लियर है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको निकालना है मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट। तो मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट या मैक्सिमम डेली डिमांड कितना आया है सर, 250.56 आया, तो 250.5 यानी कि आपके पास राउंड ऑफ ए आ रहा है। बट अगर मैं मैक्सिमम हावरली ड्राफ्ट की बात करता हूं तो कितना आ रहा है सर, 376 MLD, तो 376 MLD। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन जिसको आप कॉस्टिक आयंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोला जाता है OH नेगेटिव, क्लियर है, इन मिलीग्राम्स पर लीटर इफ द pH ऑफ वाटर सैंपल इज 10.5, कि जब आपके वाटर का सैंपल का pH दे दिया है 10.25, तो उस कंडीशंस में आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या दे दिया है सर, आपके पास pH दे दिया है 10.25 मिलीग्राम्स पर लीटर दे दिया गया है, क्लियर है। सॉरी pH दिया है भाई आपके पास, मिलीग्राम क्यों बोल रहा हूँ, 10.25 दिया गया है। आगे क्या बोला उसने सर, ये सभी जानते हैं कि अगर आपका pH प्लस POH का अगर सॉल्यूशन निकालना चाहो तो कितना होता है सर आपके पास, तो सर होता है हमारे पास 14 होता है, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास pH दे दिया है, तो क्या POH निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर POH आपके पास, ये हो जाएगा सर 14 माइनस pH हो जाएगा। अब आपके पास 14 माइनस pH कितना है सर आपके पास 10.25 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास सर, ये सॉल्व कीजिएगा 14 माइनस 10.25 कितना आ गया सर आपके पास 3.75 आ गया है, 3.75 आ गया, ठीक है। तो ये तो आया आपका क्या आया, POH आया है। तो आपको अगर इसको कंसंट्रेशन निकालना है तो ये 10 डेज की पावर में चला जाएगा, यस सर। तो कंसंट्रेशन निकालेगा OH नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 10 डेज की पावर माइनस आपके 3.75। बट ये किस में आया आपके पास सर, ये आया आपके पास मोल्स पर लीटर में आया, किसमें आया, मोल्स पर लीटर में आया है। आपको किसमें कन्वर्ट चाहिए, ये चाहिए आपको मिलीग्राम्स पर लीटर में। तो मोल्स को मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि जिस आयन की आपने कंसंट्रेशन निकाली है उसी का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके पास सर 17 है। तो आप कीजिएगा 10 की पावर माइनस 3.75 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये तो आपको किसमें चाहिए सर, मिलीग्राम्स में चाहिए। तो मोल्स पर लीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 डेज की पावर माइनस 3 से भी क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके देखिएगा, 10 की पावर माइनस 3.75 ये हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाय आप 17 किया उसी के मॉलिक्यूलर वेट से, इनटू मल्टीप्लाई बाय 10 डेज की पावर माइनस 3 किया, तो यहां से कितना आया है 3.023। तो यहां से 3.023 मिलीग्राम्स पर लीटर आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है।
कुछ नहीं किया, आपके पास क्या दिया हुआ था, यहाँ पर पीएच दिया था सैंपल का 10.25 दिया था और आपसे पूछा था हाइड्रोक्साइड। जब भी हम सॉल्यूशन के दोनों सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशंस का सैंपल लेते हैं तो वहां पर आपके पास पीएच प्लस पीओएच का सम कितना होता है सर, आपके पास 14 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पीओएच निकालना है। तो जब मैं पीओएच निकालूंगा तो 14 माइनस मैंने पीएच किया तो आपके पास कितना आ गया सर, 3.75 आ गया। ये मेरे पास पीओएच आया है। जब भी मुझे इसी जिसका पीओएच आया है अगर मुझे उसी की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी पीओएच को 10 की ऊपर ले जाना पड़ेगा पावर में। तो हमने वही किया, ओएच की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3.75। बट ये किस में आया सर, आपके पास मोल्स पर लीटर में आया। मुझे किस में चाहिए, मिलीग्राम्स पर लीटर में। तो मिलीग्राम्स की में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि जिसका मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाला है, उसी का मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 70, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास किस में आया है, मोल्स, ये है मेरे पास ग्राम्स लीटर्स में आया है। मुझे ग्राम से किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम्स के लिए मैंने क्या किया सर, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है, 3.023 मिलीग्राम्स पर लीटर आ गया है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सेडिमेशन टैंक ट्रीटिंग 1.8 mld ऑफ रॉ वाटर, आपके पास कैपेसिटी दे दी है। ठीक है, तो कैपेसिटी आपके पास डिस्चार्ज दे दिया है, कितना दे दिया सर, 1.8 mld दे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, डिटेंशन टाइम मतलब आपके पास टीडी दे दिया है, और टीडी कितना दे दिया है सर, आपके पास 4 आवर दे दिया है। 1.8 mld को मैं लीटर्स पर डे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम होता है। क्योंकि डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड, और डिटेंशन टाइम की क्या होती है, सेकंड। जब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, मीटर क्यूब बचेगा, और मीटर क्यूब किसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास, वॉल्यूम की हो जाएगी। तो देखिएगा डिस्चार्ज कितना है आपके पास, तो ये सर मेरे पास 1.8 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स पर डे। कुछ इसी तरह से आपके पास डिटेंशन टाइम कितना है आपके पास, 4 हार है। अब देखिएगा ये आपके पास हार में है, ये आपको डे है, तो एक डे को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हार्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके पास सर, 24 घंटे होते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 1.8 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स, ये 24 हार कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 4 हार कर दिया। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 24, तो यहां से कितना आ रहा है आपके पास सर। अब देखिएगा ये आपका किस में आया होगा, लीटर्स में आया होगा। अब लीटर से आपको किस में कन्वर्ट करना सर, मीटर क्यूब में। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं सर, 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, 10⁻⁻3। तो इसको कीजिएगा 10⁻⁻3। तो आपके पास जो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, 300 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? तो वॉल्यूम कितना आया सर मेरे पास यहाँ पर, 300 मीटर क्यूब आ गया है। कुछ नहीं किया आपने, क्या किया, आप सभी जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम। अब जो डिस्चार्ज था वो लीटर पर डे था, लीटर पर डे से हम उसको हार में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 24 से डिवाइड किया। ठीक है, हार आया। अब मेरे पास जो ये आंसर आया किसमें आया मेरे पास, ये लीटर्स पर हार से आप तो कैंसर हो गया, मेरे पास लीटर्स में आया। अब लीटर्स को मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना, तो 1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने मीटर होंगे आपके पास, 10⁻⁻3। तो मैंने 10⁻⁻3 कर दिया। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 300 मीटर क्यूब आ गया है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसका कि इफ अलाउबल सरफेस ओवरफ्लो रेट इज 500 लीटर्स पर हार पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जिसका L/B रेशो आपके पास 4 दे दिया गया है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टैंक रिक्वायर्स, आपको लेंथ निकालनी है और आपको विड्थ निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सभी जानते हैं कि V नॉट क्या होता है आपके पास, सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है, क्या होता है भाई आपके पास, ये होता है सर हमारे पास दैट इज
Q अपॉन BL होता है, कुछ इसी तरह से होता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सरफेस ओवरफ्लो रेट आपके पास दिया है, कितना दिया है सर आपके पास, ये दिया है सर 500 लीटर्स पर हावर मीटर स्क्वायर, कुछ इसी तरह से दिया है, यस सर इसी तरह से दिया है, यही लिख देते हैं हम। अब यहाँ पे डिस्चार्ज भी हमने ऑलरेडी दिया है, डिस्चार्ज कितना दिया सर 1.8 mld दिया है, तो 1.8 mld को आप लिख सकते थे 1.8 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स पर डे, ठीक है, मैं डे में लिख रहा हूं अभी आपके पास, लीटर्स पर डे, लीटर्स पर डे इनटू आपका पास क्या है यहाँ पे BLB है, ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया है। अब देखिएगा इसको, अब यहाँ पे लीटर से लीटर आपका क्या हो गया सर, कैंसल हो गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या निकालना, मुझे तो विड्थ चाहिए और इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ये डे है, इस डे को भी मुझे हार्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, यहाँ पे देखिएगा, इसको लिख सकता हूँ 500, ये आ गया मेरे पास हार्स मीटर स्क्वायर, इसको एजिटेड ही रहने देते हैं अभी हम, लीटर्स पर हार मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁶ लीटर, डे को मैंने किस में किया, हार्स में, तो ये 24 हार हो गया, मल्टीप्लाई बाय आपका B इंटू L हो गया, ठीक है। तो देखिएगा जो आप कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कीजिएगा, लीटर से लीटर आपका कैंसिल हो गया है, हार से आपका हार कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, तो आप यहाँ से क्या निकाल दोगे, अब BL निकाल दोगे, तो देखिएगा जब मैं यहाँ से BL निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय क्या बचेगा आपके पास 24 बचेगा, 24 ये नीचे चला जाएगा, आपका 500 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो देखिएगा कितना एरिया है आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 500, कितना है आपके पास, ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे एक टर्म दिया है आपके पास, लेंथ टू विड्थ रेशो भी दे दिया है भाई, ठीक है, आप एरिया में निकालिएगा, लेंथ टू विड्थ रेशो आपके पास सर 4 दे दिया गया है, तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, लेंथ निकालना चाहूँ, तो लेंथ क्या हो गया सर 4 टाइम्स B हो गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, B का तो B रहेगा आपके पास, बिल्कुल सर B का B रहेगा, अब लेंथ क्या है सर 4 टाइम्स B है, तो इसको 4B लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 150 समथिंग आएगा, ठीक है, यहाँ से आप 4B स्क्वायर कर देंगे तो 4B स्क्वायर आपके पास 150 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब मुझे क्या करना है, B स्क्वायर निकाल, B मुझे फाइंड आउट करना है, तो B क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ क्या हो जाएगा 150/4 हो जाएगा, तो देखिएगा 150/4 कीजिएगा आपने, रूट निकाला इसका सर, रूट निकाल के कितना आया 6.123 आया है, तो यहाँ से आ गया है 6.123 मीटर आ गया है, तो ये क्या आ गया सर आपके पास B आ गया है। तो वेट तो आपने निकाल दिया सर, कितनी आ गई वेट सर 6.123 मीटर आ गई। लेंथ निकालना है तो लेंथ क्या था सर आपके पास 4 टाइम्स ऑफ B था, तो आप निकाल सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B, तो आप क्या करिएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6.123 कर दीजिएगा, ठीक है, इसके साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया सर 24.49 समथिंग आया, तो ये आया 24.49 समथिंग 49 समथिंग आ गया है आपके पास, क्लियर है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स के साथ एग्जामिनर अक्सर खेलता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ भी हमने कुछ इसी तरह से बहुत इजी वे में कैलकुलेट किया है, कुछ नहीं पूछा गया था आपसे, वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम के बाद आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था सर लेंथ बताना और विड्थ बताना, तो लेंथ कितनी आई 6.123 मीटर आई और विड्थ कितनी आई सर 24.49, क्लियर है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पे लेंथ आया वो कितना है आपके पास 24.49 मीटर्स है, क्लियर है। आप चाहो तो इसको आप 3rd डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हैं, क्लियर है, तो आप पे डिपेंड है, क्लियर है। तो देखिएगा आपको पहले क्या निकालना था सर, वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालना था पहले ऑप्शंस में, तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल दिया है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद, तो उसके बाद आपको लेंथ निकालना था जो हमारे पास 24.49 मीटर आ गया है, क्लियर है। उसके बाद आपने विड्थ निकाला, तो विड्थ क्या था सर आपके पास यहाँ पर, वो विड्थ भी हमने कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। जो विड्थ आया था आपके पास वो 6.123 मीटर्स आया था, क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर कर लिया है।
अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द टोटल हार्डनेस एंड एल्कनिटी ऑफ द वाटर सैंपल इज 325 मिलीग्राम्स पर लीटर एंड 275 मिलीग्राम्स पर लीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। आपको क्या निकालना है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है। कब, जब आपके वाटर सैंपल में सोडियम एल्कनिटी क्या हो, एब्सेंट हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका सोडियम होता है वो आपका किस तरह का हार्डनेस देता है, आपको स्यूडो हार्डनेस देता है। क्लियर है, ये आपके वाटर्स में प्रेजेंट हो या ना भी हो तो भी आप इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है, तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चंस के मुताबिक, तो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है हमारे पास सर, टोटल हार्डनेस दिया है। और टोटल हार्डनेस कितना दिया है सर आपके पास, ये दिया है सर 325 मिलीग्राम्स पर लीटर दिया है। क्लियर है, और उसी तरह से यहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस दिया है आपके पास, सॉरी टोटल हार्डनेस के बाद क्या दिया है, एल्कनिटी दी है। तो एल्कनिटी कितनी दी है सर आपके पास, यहाँ पर ये दी है सर 275 मिलीग्राम्स पर लीटर दी गई है। क्लियर है, तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अब आप निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या, आपका कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाता है आपका सर, ये मिनिमम होता है। किसका मिनिमम होता है, आप सभी जानते हैं सर, आपके टोटल हार्डनेस का मिनिमम होता है और आपके एल्कनिटी का। अब देखिएगा टोटल हार्डनेस कितना है यहाँ पर सर, 325 मिलीग्राम्स पर लीटर है, और जबकि यहाँ पर एल्कनिटी कितनी है आपके पास, 275 मिलीग्राम्स पर लीटर है। क्लियर है, तो इन दोनों का मिनिमम क्या हुआ आपके पास, कार्बोनेट हार्डनेस हुआ। तो कार्बोनेट हार्डनेस आपके पास कितना आया सर, 275 मिलीग्राम्स पर लीटर आ गया है। क्लियर है, तो आपको तो यहाँ पे क्या निकालना है, आपको तो निकालना है यहाँ पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके हार्डनेस होता है, हार्डनेस आपके पास कार्बोनेट हार्डनेस भी होता है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी होता है। तो यहाँ पे मैं जब बात करता हूँ यहाँ पर टोटल हार्डनेस की, तो टोटल हार्डनेस क्या होता है आपके पास, कार्बोनेट हार्डनेस होता है प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। क्लियर है, अब यहाँ से जब हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालेंगे तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाता है आपके पास, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, यही हो जाएगा। बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिएगा टोटल हार्डनेस कितनी है हमारे पास सर, टोटल हार्डनेस है आपके पास 325। तो यहां से कीजिएगा 325 माइनस कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है सर, 275। तो यहां से लिख दीजिएगा आप 275। 325 में से जब हम 275 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, 50 मिलीग्राम्स पर लीटर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो सर कितना आएगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपके पास ये आ जाएगा सर 50 मिलीग्राम्स पर लीटर। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके गेट एग्जाम हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट एजेई हो, ये विदाउट कैलसी क्या हो जाता है, आपका कैलकुलेटर हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, 50 मिलीग्राम्स पर लीटर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस यहाँ पर करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 3.5 लाख, 3.5 लाख का मतलब क्या है कि 3,50,000 पॉपुलेशन दी गई है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से, तो 3,50,000। क्लियर है, कुछ इस तरह से पॉपुलेशन दी है आपके पास। आगे क्या बोल रहा है, द एवरेज वाटर कंजप्शन इज 300 LPCD, और जो आपके पास वाटर की कंजप्शन है वो कितनी है, 300 LPCD है, यानी कि मैं उसको x लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा सर 300 LPCD हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द डिमांड यूजिंग बुस्टन्स फार्मूला, कि जो भी डिमांड आपको कैलकुलेट करनी है वो अकॉर्डिंग टू बुस्टन फार्मूला एंड कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निकालना है। क्लियर है, तो देखिएगा जब भी हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, किसकी बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, वो आप सभी होता है मैक्सिमम होता है सर, किसका किसका मैक्सिमम होता है भाई, ये होता है सर आपके पास मैक्सिमम हावरली डिमांड और आपके पास मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस आपके पास फायर डिमांड होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, आपके मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सर किसकी, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोलो या ड्राफ्ट आप डिमांड बोलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा सर आपके पास मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस आपके पास फायर डिमांड हो जाएगा। क्लियर है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे फायर डिमांड क्या है, आपको दी तो गई है कि फायर डिमांड का जब हम एस्टिमेशंस करते हैं तो कुछ हम इंपीरिकल फॉर्मूले का यूज करते हैं, जैसे आपका कुचलिंग्स फॉर्मूला होगा, फ्रीमेन्स फॉर्मूला हो गया, आपके पास बुस्टन्स फॉर्मूला हो गया, क्लियर है, नेशनल बोर्ड अंडर राइट्स फॉर्मूला हो गया आपके पास, और एक फॉर्मूला आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल का भी है, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके इंपीरिकल फॉर्मूले की और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल फॉर्मूले की, तो आपके पास एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो यहाँ पे जो भी डिस्चार्ज होता है इंपीरिकल फॉर्मूले में वो आपका किस में होता है, लीटर्स पर मिनट में होता है, और जो पॉपुलेशन होती है वो आपके पास 1000 में होती है। बट जब हम बात करते हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल की, तो वहां पे जो आपकी पॉपुलेशन होती है तो आपकी नो डाउट आपकी 1000 में ही होगी, बट जो आपका वहां पे डिस्चार्ज होगा वो किस में होगा सर, आपका वो किलो लीटर में होगा। यही डिफरेंस है आपके पास में। तो आज हमारे पास जो पॉपुलेशन दी गई है वो आपके पास किस में दी गई है, 3,50,000 दी गई है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इन दो रिलेशन से P और X दिया है आपके पास, तो सर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आप अपनी एवरेज डिमांड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सर एवरेज डिमांड निकालना चाहूँ तो एवरेज डिमांड क्या हो जाएगी सर, मेरे पास P इंटू X हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं P की बात करता हूं तो क्या है सर, 3,50,000 है, तो कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा। और X कितना है सर आपके पास, सर X है 300, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे 2 4 6, तो ये बन जाएगा 35 इंटू 3 कीजिएगा, तो 35 इंटू 3 तो आपके पास आ गया 105, कितना आ गया 105। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे 105 1 2 3 4 5 6 आ गया आपके पास, तो ये किस में आया आपके पास, लीटर्स पर डे में आया, लीटर्स पर डे में आया। आप इसको MLD में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 10⁻⁶ करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हट जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा 105 MLD आपके पास आ जाएगा, क्लियर है। इतना आपने निकाल दिया है। अब आपने जो इंपीरिकल फॉर्मूला यूज करना है बाय एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड, क्योंकि आपको यहाँ पे फायर डिमांड चाहिए, तो देखिएगा टू estimate the fire demand by using empirical formula, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग empirical formula, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो empirical formula क्या है, आज उसने खुद बोला है, ठीक है। आज कौन सा बोला है सर, उसने बुस्टन्स फॉर्मूला बोला है। तो अकॉर्डिंग टू, आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बुस्टन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला है क्या इसका भाई, देखिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सर Q इज इक्वल टू 5663 रूट P है। अब मैंने आपको बताया P क्या है सर, पॉपुलेशन है आपका जो 1000 में है, तो P यहाँ पर 3,50,000 है, आपको 1000 में चाहिए तो डिवाइड बाय आप 1000 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है पॉपुलेशन 3,50,000, ठीक है। तो डिवाइड बाय आप 1000 करेंगे तो आपको 1000 में पॉपुलेशन मिल जाएगी, बिल्कुल सही। तो कितना आ गया सर यहाँ पर आपका 350 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 5663 रूट P आ जाएगा आपके पास। अब जो आपके पास ये डिस्चार्ज आएगा, यानी कि ये जो फ्लो रेट आएगा, ये किस में आएगा सर आपके पास, ये आएगा सर आपके पास लीटर पर मिनट में आएगा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा। अब जो P है यहाँ पे, अब उस P को पुट अप कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही। हम P पुट करेंगे तो P कितना है सर आपके पास, P है सर 350, तो रूट ऑफ 350 देखिएगा, तो रूट ऑफ 350 किया आपने, बिल्कुल सही सर। इसको मल्टीप्लाई किया 5663, तो आपके पास कितना आया सर 10594। तो यहाँ पे जो आपका ये आया सर दैट इज 105, कुछ इस तरह से आया 105,945 पॉइंट आपके पास 0289 आया। ये किस में आया आपके पास, लीटर पर मिनट में आ गया है, क्लियर है। इतना आपने कर दिया है। अब आप ये किस में चाहिए, MLD में। तो MLD में करने के लिए इसको क्या करना है, लीटर्स को MLD में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे सर, 10⁻⁶ इसको 6 करेंगे। अब मिनट को किस में करना, डे में कन्वर्ट करना। तो एक डे में आपके पास 24 हार होते हैं और 60 मिनट होते हैं, तो आपका किस में आ जाएगा सर, ये डे में आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ किया आपने, बिल्कुल 0.105 समथिंग आया, मल्टीप्लाई बाय 24 किया, मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो यहाँ से कितना आया सर आपके पास 152.56 आ गया है।
तो यहाँ से आ गया सर 152.56 MLD आ गया आपके पास। ये क्या आया सर हमारे पास, ये आया आपका फायर डिमांड आ गया आपका अकॉर्डिंग टू बुस्टन्स फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, फायर डिमांड जो मेरे पास आया सर वो कितना आया आपके पास, ये आ गया सर 152.56 MLD आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको एक चाहिए मैक्सिमम हावरली डिमांड चाहिए और एक मैक्सिमम डेली डिमांड चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड। तो यहाँ पर आपने एवरेज डिमांड निकाल दिया है जिसको मैं यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ से जब मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या हो जाएगा आपके पास 1.8 एवरेज डेली डिमांड, ठीक है, यही करेंगे आप, डेली डिमांड हो जाएगा। तो इसको देखेगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेली डिमांड आपकी निकल के आ गई है कितनी, 105। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा कितना है सर ये, तो इसको आप 105 मल्टीप्लाई बाय 1.8 किया तो यहाँ से कितना आया सर आपके पास 189 MLD आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया सर, आपका आ गया मैक्सिमम डेली डिमांड। तो आप यहाँ पे इसको देखिएगा, ऐड कीजिएगा 189 MLD आ गया है। ठीक है, तो ऐड करके देखिएगा कितना आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, प्लस 152.56, तो आपके पास कितना आ रहा है सर 341 MLD आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया है, ये इंसिडेंट ड्राफ्ट आ गया है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट कितना है 341.56। अब आपको क्या निकालना है सर, मैक्सिमम हावरली डिमांड निकालना है। बूस्टन फॉर्मूला आपने निकाल दिया है, बिल्कुल सही। बूस्टन फॉर्मूले से कितना आया सर आपका फायर डिमांड 152.56। तो ये तो आपको पहले ही ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। देखिएगा यहाँ पर आप एक ही चीज को कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकते थे, क्लियर है, बट हमें ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इसी तरह के अगर वो आपके पास दो ऑप्शन सिमिलर दे देता तब तो आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यूज भी क्या करनी पड़ रही थी, कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने दोनों को कैलकुलेट कर दिया है। ये तो हमारा सही हो गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, आपके ये आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम हावरली डिमांड, ये तो सर आपने बता दिया, क्या पता आपका मैक्सिमम हावरली डिमांड ज्यादा आ जाए, तो देखिएगा उस कंडीशंस में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर मैक्सिमम हावरली डिमांड, तो मैक्सिमम हावरली डिमांड क्या होता है आपके पास, ये होता है सर 1.5 आपके पास मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट बोलो या डेली डिमांड बोलो। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन निकालूंगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्या हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम हावरली डिमांड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर 2.7 एवरेज डेली डिमांड हो जाएगा। ये आपके पास 2.7 है और यहाँ पर एवरेज डेली डिमांड कितनी है 105 है। तो जरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आया मेरे पास 105 मल्टीप्लाई बाय 2.7, तो यहाँ से कितना आया सर 283.5 आ गया है, दैट इज 283.5 आ गया है। तो यहाँ से आपने ये वाला तो निकाल दिया, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड कितना है 341.56 आया है। बट मैक्सिमम हावरली डिमांड कितना आया सर आपके पास, यहाँ पर ये आया सर 283.5। तो इन दोनों का बड़ा क्या है 341 है। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, ग्रेटर ऑफ मैक्सिमम हावरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों का मैक्सिमम, तो इन दोनों का मैक्सिमम 341। तो वही तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। आप भी गलती मत कीजिएगा। आप देखिएगा मैंने इसको बुस्टन्स फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, आप चाहो इसको फ्रीमैन फॉर्मूले से करो। आज अगर बुस्टन दिया है तो बुस्टन से किया है, क्लियर है। आप सभी से कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि एन आइडियल सेटलिंग बेसन इज डिजाइन विद एसओआर। एसओआर बोले तो सरफेस ओवरफ्लो रेट दे दिया है। एसओआर को आप वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और वी नोट कितना दे दिया हमारे साथ, ये दे दिया सर 1 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर हार दे दिया है। तो इसको अगर हम जब निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पे ये से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया सर आपके पास 1 मीटर्स पर हावर आ गया है, क्लियर है। वी नॉट आपके पास दिया है और सेटलिंग वेलोसिटी भी आपके पास यहाँ पर दिया है, क्लियर है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपके पास, Vs अपॉन वी नॉट इंटू 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि आप पहले से कर रहे आ रहे हो।
ऐसा नहीं कि हम इसको नया कर रहे हो, आप पहले से इसको करते आ रहे हो। अब देखिएगा आपके पास यहाँ पे 4 टाइप के पार्टिकल्स दिए गए हैं, पार्टिकल 1 टाइप, पार्टिकल 2 टाइप, पार्टिकल्स 3 टाइप्स और पार्टिकल्स 4 टाइप। अब उनकी क्या दिए है, सेटलिंग वेलोसिटी भी दिए है आपके पास, एक दिए है 0.5, 0.1, 0.005 दिए है। क्लियर है? तो मैं इसका एक और कॉलम यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक और टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। क्लियर है? जो भी आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना। पहले पार्टिकल टाइप 1 टाइप की एफिशिएंसी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 100 सबकी 100 है, तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी आपके पास सर, 400 हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि सर टोटल कंसंट्रेशन जो आपके पास यहाँ पे हो गया है सर, वो कितना हो गया है सर, वो आपके पास 400 मिलीग्राम्स पर लीटर हो गया है। ठीक है, इतना हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर देते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, मैं छोटा सा भाई इसका नींव थोड़ा हल्का कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए। मुझे निकालना है पहले की टाइप 1, सेटलिंग वेलोसिटी 1 दिया है, ठीक है, आपके पास Vs दिया है 1 आपके पास, और V नॉट दिया है सर 1। तो आप लिख सकते हैं सर 1/1 कर सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया भाई, तो ये होगा सर 1/1 इंटू 100। तो कितनी आ गई सर यहाँ पर एफिशिएंसी आपके पास सर, 100% आ गई है। कितनी एफिशिएंसी आ गई सर, 100% आ गई है। उसी तरह से जब 0.5 है तो आपके पास Vs 0.5 है, तो यहाँ पे कीजिएगा 0.5 बाई सेटलिंग वेलोसिटी 1 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ से कितनी आ गई सर आपके पास, तो यहाँ से सर हमारे पास आ गई है 50% एफिशिएंट आ गई है, 50% एफिशिएंसी आ गई है। नेक्स्ट हमने किया पार्टिकल्स थर्ड के लिए, तो ये हो जाएगा सर 0.1, सेटलिंग वेलोसिटी सबके सेम है, सॉरी सेटलिंग वेलोसिटी नहीं, सरफेस ओवरफ्लो रेट सबका सेम है, बाई 1 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ गया सर आपके पास, 10% आ गया है। उसी तरह से नेक्स्ट की कितनी है सर, 0.05 है आपके पास, और सरफेस ओवरफ्लो रेट सबका सेम है, तो 1 आ जाएगा डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसकी टोटल एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आई आपके पास, 165% आई। ठीक है, यानी कि अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझना होगा। यहाँ पे मतलब इस 100% का मीनिंग क्या है भाई, इस 100% का मीनिंग समझिएगा कि 100% एफिशिएंसी है, यहाँ पर आपके पास 50% एफिशिएंसी आई, यहाँ पे सर आपके पास 10% एफिशिएंसी आई, और यहाँ पर आपके पास कितनी आई, 5% एफिशिएंसी आई। ठीक है, तो इनको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मिलीग्राम में। 100% का मतलब कि वहां पे कितनी एफिशिएंसी हुई, कितना मिलीग्राम कंसंट्रेशन रिमूव हुआ आपका, 100 मिलीग्राम्स पर लीटर रिमूव हुआ। 50 बोले तो 50% बोले तो 50 मिलीग्राम्स पर लीटर हुआ आपके पास। ठीक है, 10% हुआ तो आपके पास 10 मिलीग्राम्स पर लीटर हुआ। ठीक है, यहाँ पे 5 हुआ तो कितना हुआ सर, 5 मिलीग्राम्स पर लीटर हुआ। कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन बताऊं कि कितनी टोटल कंसंट्रेशन आपकी रिमूवल हुई है, तो हुई है सर हमारे पास, टोटल कीजिएगा तो टोटल हम करेंगे 150, 160, 165, तो 165 मिलीग्राम्स पर लीटर है। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ये तो टोटल कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन, और टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, देखिएगा वो देखिएगा, टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन है आपके पास, वो है जिसको आप टोटल इनिशियल भी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, वो है सर 100 प्लस 100, 100 400 हो गया। कितना हो गया आपके पास, ये हो गया सर 400। ठीक है, 400 क्या सर, मिलीग्राम्स पर लीटर। आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द करेक्ट एस्टिमेट ऑफ ओवरऑल रिमूवल ऑफ पार्टिकल कंसंट्रेशन। ओवरऑल रिमूवल बतानी है आपको, ओवरऑल कंसंट्रेशन बतानी है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या होगा आपके पास भाई, ये होगा आपके पास टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, आउट ऑफ कितनी आई आपके पास, आउट ऑफ है सर आपकी टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन 400 है, आपके पास 400 में से कितनी रिमूवल हुई सर, 165 हुई, मल्टीप्लाई बाय कीजिएगा 100। ठीक है, तो परसेंटेज में बताइएगा कि कितने परसेंट हुई होगी, तो ये हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, कितना आ गया सर यहाँ से 41.25% आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से आ गई है सर 41.25% आ गई है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा सर, 41.25% बनेगा। क्लियर है।
देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ताकि आपको टफ लग रहा होगा। कुछ नहीं करना, सेटलिंग वेलोसिटी दिया था, सरफेस ओवरफ्लो रेट सबके लिए उन्होंने क्या दिया है, सेम दिया है, 1 मीटर्स पर हावर दिया है। क्लियर है, आपने कुछ नहीं किया। ओवरऑल एफिशिएंसी होती है Vs अपॉन V नॉट, ठीक है। Vs आपके पास सबका, सभी पार्टिकल्स का अलग अलग दिया है, V नॉट आपका सबका सेम है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हमने सारी वैल्यूज क्या कर दी है, कैलकुलेटेड कर दी है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपके पास काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द डायमेंशन फॉर रेक्टेंगुलर प्राइमरी सेडिमेशन टैंक इज टेकन एज लेंथ 30 मीटर। अगर मैं यहाँ पे लेंथ की बात करता हूँ तो लेंथ आपके पास कितनी दे दी है सर, 30 मीटर दे दी है। अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ सर तो आपके पास 10 मीटर दे दी गई है। और डेप्थ बोले तो मैं h की बात करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास 3 मीटर दे दी गई है, ठीक है। यानी कि ये डायमेंशंस आपके पास ऑलरेडी दे दिए गए। और क्या बोल रहा है, द फ्लो रेट थ्रू द टैंक, और फ्लो रेट दे दिया है, यानी कि डिस्चार्ज दे दिया है आपके पास 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसमें दे दिया है मीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे क्या बोल रहा है, सरफेस ओवरफ्लो रेट, यानी कि आपको क्या निकालना है सर, V नॉट आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। तो आप क्या कर दो, आप सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज देखता हूं, अगर डिस्चार्ज है तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, किसमें, इसको चेंज कर सकता हूं मैं मीटर क्यूब पर डे में। देखिएगा कैसे, ये आपका 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड को डे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 24 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 60 मिनट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 60 मिनट होते हैं, तो ये किस में आ जाएगा आपके पास सर, ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा। क्लियर है, एक आपके पास यहाँ पर ये वैल्यूज आपने लिख ली है। दूसरा देखते हैं इसका, दूसरा क्या फाइंड आउट करेंगे अब हम, दूसरा देखेंगे सर इसका सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग बेसन। तो यहाँ पे देखिएगा सरफेस एरिया देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग बेसन, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास, तो एस ए क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा B इंटू एल हो जाएगा। तो B कितना है सर आपके पास, 10 मीटर का है, और लेंथ कितनी है सर, 30 मीटर है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 300 mm स्क्वायर हो जाएगा। मीटर, मीटर में है ना भाई, 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस एरिया निकल के आ गया है। तो अब आपको क्या निकालना है, V नॉट निकालना है। तो V नॉट क्या होता है आपके पास, V नॉट बोले तो सरफेस ओवरफ्लो रेट, V नॉट बोलो या SOR बोलो, बात एक ही है। क्लियर है, तो ये क्या होता है आपके पास, डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और अगर मैं डिस्चार्ज को लिखना चाहूँ, एजिटेड डिस्चार्ज, और सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, B इंटू एल हो गया। अगर अब डिस्चार्ज की बात करते हैं तो डिस्चार्ज क्या है यहाँ पर सर हमारे पास, ये है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय आपके पास B इंटू एल कितना है सर आपके पास, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 30 है। तो कैलकुलेट करके देखिएगा कितना है आपके पास। तो इसको देखते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास 144 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 30 कितना आ गया पास सर आपके पास, 0.48 समथिंग यही आया। ओके, यहाँ पे आपने इसको किया है मिनट में, अब मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। आप चाहो तो इसको और एक दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने 1 और 60 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 60 मिनट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और आपके पास 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 और 60 से भी क्या कर दूंगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है, तो मैंने ये कर दिया है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा सर वो 28। अब देखिएगा ये जो यूनिट है मेरे पास, ये मीटर क्यूब पर डे में है, और जो मेरे पास ये आपका क्या है, सरफेस एरिया आया है सर किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से 28.8 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे आपका क्या आ गया है, यहाँ पर आंसर आ गया है। क्लियर है, तो आपको यही तो निकालना था, सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या है, 28.8 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे। तो आपका B इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, क्या देखिएगा, लेंथ आपके पास, विड्थ आपके पास, डेप्थ आपके पास, डिस्चार्ज दिया था 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेकेंड को डे में कन्वर्ट किया, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन गया है। अब जब आपने उसके बाद सरफेस एरिया निकाला, तो सरफेस एरिया आपके पास 300 मीटर स्क्वायर आ गया। तो उसी तरह से जब हम बात करते हैं आपके V नॉट की है, आपके SOR सरफेस ओवरफ्लो रेट, तो क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो फाइंड आउट किया तो आपके पास 28.8 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर ए डिजाइन फ्लो ऑफ
3000 मीटर क्यूब पर हावर। आपके पास डिजाइन फ्लो दे दिया है QD, तो कितना दिया है सर 3000 मीटर क्यूब पर हावर दिया है। कुछ इसी तरह से बात कर रहा है। डिटेंशन टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो कितना दिया है सर, यहाँ पे 20 मिनट दिया है, तो 20 मिनट लिख दीजिएगा। मीन टेम्पोरियल वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि जी दिया है आपके पास, वो दिया है सर 40 सेकेंड इनवर्स दिया है, ठीक है 40 सेकेंड इनवर्स है भाई। इफ द डायनामिक विस्कोसिटी म्यू जो दिया है आपके पास वो कितना दिया है सर 1.0087 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। आपको क्या निकालना है, पावर ट्रीटमेंट निकालना है। अब जो हमारे पास यहाँ पे पावर होता है उसका रिलेशन आपने देखा है, टेम्पोरियल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट का स्क्वायर डायनामिक विस्कोसिटी इनटू v करते हैं। कुछ इसी तरह से है भाई, बिल्कुल यही करते हैं। आज आपको ये निकालना है। अब देखिएगा, अब हमारे पास यहाँ पे टेम्पोरियल मीन वेलोसिटी दिया है 40 सेकेंड इनवर्स, म्यू दिया है, डायनामिक विस्कोसिटी दिया है, आपको निकालना है v। v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। क्लियर है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा आपके पास, तो वो देखिएगा सिंपल है, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा तो है कि भाई हमने नहीं किया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, तो सर वॉल्यूम होता है आपके पास डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम, डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम। डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, डिटेंशन टाइम होता है सेकंड में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कितना डिस्चार्ज दिया है आपके पास, 3000 मीटर क्यूब पर हावर दिया है। तो आप कीजिएगा 3000 मीटर क्यूब्स पर हावर दे दिया है। डिटेंशन टाइम कितना दे दिया है आपका, मिनट दिया है 20 मिनट। 20 मिनट्स को हार में कन्वर्ट कर दिएगा, तो यहाँ पे 20 बाय 1 मिनट में आपके क्या होते हैं 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो उसको आप हार में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर है, तो ये आपका हार्स में आ गया। हार्स से हार कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास सर, 1000 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया है। कितना वॉल्यूम आ गया आपके पास, 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब जब 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ से 40 आ गया, डायनामिक विस्कोसिटी 1.0087 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इनटू 1000। क्लियर है, कुछ इसी तरह से है, क्योंकि वॉल्यूम आपका 1000 है। सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1.0087 इनटू 10⁻³ इनटू 1000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास सर, जी स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर कर दीजिएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 इंटू 1.0087। यह आपके पास, क्योंकि यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 10⁻³ ये कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से जो आपका आंसर आया 1613.92 वाट आया आपके पास, ठीक है। इसको किलोवाट में कीजिएगा तो डिवाइडेड बाय आप 1000 कर दीजिएगा। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ गया सर, 1.611392 किलोवाट आपके पास यहाँ पर आ गया। क्लियर है, जो भी आपके पास वैल्यू आई है वॉट में आई है, वॉट को किलोवाट में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कीजिएगा तो 1.61392 आ गया है। क्लियर है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोला है कि इफ L by B का रेशो 2 दिया है तो डेप्थ इज एज्यूम्ड एज 0.4 B, तो डायमेंशन ऑफ द टैंक बोला है। आपके पास सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो L by B जो यहाँ पे दिया है सर वो आपके पास 2 दिया है, तो L हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ B। H जो दिया है सर वो 0.4 B दिया है आपके पास, क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना आप सभी जानते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है आपके पास। क्लियर है, वॉल्यूम आपने ऑलरेडी निकाल दिया था सर। वॉल्यूम कितना आया था सर हमारे पास, 1000 मीटर क्यूब आया था, तो ये कीजिएगा 1000 मीटर क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब लेंथ कितनी थी सर आपके पास, तो लेंथ आपके पास दी थी क्वेश्चन में, लेंथ और विड्थ तो आपको निकालना है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि जो लेंथ हो जाएगी वो ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा। h कितना है सर आपके पास, 0.4 b हो जाएगा। कुछ इसी तरह से है, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस कर दी है। क्लियर है, तो इसको अब आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1000 इज इक्वल टू 0.8 b क्यूब आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, तो यहाँ से जब हम b फाइंड आउट करेंगे तो b कितना आ जाएगा सर आपके पास, 10.7 मीटर आ जाएगा। b आ गया है तो आप लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो l हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा।
तो यहाँ पर 2 × 10.7 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार फिर से। तो ये करेंगे हम 10.7 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 21.4 मीटर आ जाएगा। तो 21.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं सर, हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट हो सकता है 0.4 बी हो सकता है। बी कीजिएगा तो ये हो जाएगा सर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10.7। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 10.7 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास, ये आ जाएगा 4.28 समथिंग आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास सर 4.28 मीटर आ गया है। क्लियर है। तो आपको क्या निकालनी थी, डायमेंशन ऑफ द टैंक निकालनी थी। तो डायमेंशन ऑफ टैंक में आपने एल भी निकाल दिया है सर, बी भी निकाल दिया है और एच भी निकाल दिया है। ठीक है, और पावर भी निकाल दी है। तो पावर कितनी आई सर आपके पास, ये आई है 1.6139 किलो वाट आई है। अगर मैं एल की बात करता हूं तो सर लेंथ कितनी आई हमारे पास 21.4 मीटर आई है। तो ये हो जाएगा सर मीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं वेट की बात करता हूं तो 10.7 आई है, तो 10.7 मीटर आई है। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, एच की बात करते हैं तो एच कितना आया सर आपके पास, ये आया सर 4.28 मीटर आया है। क्लियर है। तो सारी ऑल दी डायमेंशंस हमने क्या कर ली है, यहाँ पर अच्छे से कर ली है। क्लियर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये कुछ MST बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जहां पे कुछ स्टेटमेंट दी गई होगी और इन स्टेटमेंट में से आपको चूज करना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है। देखिएगा पहला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द फाइन स्क्रीन इज द फॉर्म ऑफ वायर मैश ऑफ साइज 10 mm। जब भी हम आपकी स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है कि जितने भी आपके फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रीनिंग होती है वो आपके पास दो तरह की हो सकती है, फाइन स्क्रीन हो सकता है आपके पास और दूसरा कोर्स स्क्रीन हो सकता है। जो फाइन स्क्रीन होता है वो आपके पास एज ए वायर मैश की फॉर्म में होता है, जिनका साइज आपके पास 10 mm होता है। बिल्कुल सही। तो पहली स्टेटमेंट सर ट्रू है। अगर हम बात करते हैं सेकंड, जो कोर्स स्क्रीन होती है वो आपकी किसकी फॉर्म में होती है, वो आपकी बार की फॉर्म में होती है, जिनका साइज जो होता है वो आपके पास 10 to 25 mm होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है सर, बिल्कुल ट्रू है आपके पास। क्लियर है। थर्ड बात करते हैं कि स्क्रीन आर ऑलवेज एट एन इंक्लिनेशन ऑफ जनरली 45 to 60 डिग्री। बिल्कुल सही कि जो भी आपकी स्क्रीन जो इंक्लाइन की जाती है वो आपके कितने एंगल पे रहती है, 45 से 60 डिग्री पर रहती है, ताकि जो भी आपके पास फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले। अगर उनको ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिलेंगे तो जो आपका वहां पे जितने भी बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उस एरिया में इजिली क्या हो जाएंगे, आपके कैप्चर आउट हो जाएंगे। क्लियर है। तो सी भी क्या है सर आपके पास, ट्रू है। आगे क्या बोल रहा है कि स्क्रीनिंग इज नॉट डन टू कैरी टू द हैवी सस्पेंडेड सॉलिड। नहीं, जो स्क्रीनिंग होता है आपके पास वो क्या करता है, वो कैरी करता है आपके हैवी सस्पेंडेड सॉलिड। तो नॉट नहीं होता अगर यहाँ पे, तो आपकी ये भी स्टेटमेंट क्या होती, सही होती। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है सर मेरे पास, फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर मैं बोल सकता हूँ कि सर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, जो यहाँ पे सर करेक्ट ऑप्शन है वो कौन से है सर हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है और आपका सी यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पे कुछ आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और लास्ट में लिख रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और आपने सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस को। देखिएगा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि कोगुलेंट इज द प्रोसेस इन एडिंग ए सर्टेन केमिकल टू ए वाटर टू डिस्टेबलाइज द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर इज कॉल्ड केमिकल कंडीशनिंग ऑफ वाटर। Which of these items related to coagulant? और ये सब आइटम है किससे रिलेटेड है, आपकी कोगुलेंट से है। Which of the item is करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि जो ये कोगुलेंट से आइटम दी गई है ए बी सी डी, इनमें से कौन सी सही है। कोगुलेंट क्या है, कोगुलेंट एक प्रकार का केमिकल है जिसको हम इसमें ऐड करते हैं, आपके वाटर के ट्रीटमेंट करने को ऐड करते हैं। ये क्या करता है कि जितने भी आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या करता है, पूरी तरह से उनका डिस्टेबलाइजेशन करता है। कौन, आपका कोगुलेंट। तो देखिएगा ये एक केमिकल है जिसका यूज हम करते हैं, डिस्टेबलाइज द कोलाइडल सब्सटेंस इज नोन एज कोगुलेंट। बिल्कुल सही है।
कि कोगुलेंट क्या है, एक प्रकार का क्या आपके पास केमिकल है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, डिस्टेबलाइजेशन द कोलाइडल सब्सटेंस के लिए करते हैं, जिसको हम एज ए कोगुलेंट बोलते हैं। क्लियर है। कुछ कॉमन टाइप्स के कोगुलेंट भी होते हैं, वो भी उन्होंने लिखा है। कोगुलेंट यूज्ड आर एल्युमिनियम सल्फेट, बिल्कुल, जिसको आप एज ए एलम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है आपकी फेरिक क्लोराइड की एंड सोडियम एल्यूमिनेट, ये सब क्या है आपके पास कॉमन कोगुलेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है, पहली ट्रू है सर, दूसरी ट्रू है। तीसरा देखते हैं कि एलम इज द यूनिवर्सल कोगुलेंट, बिल्कुल, कि जो एलम है हमारे पास वो किस तरह का कोगुलेंट है, यूनिवर्सल कोगुलेंट, तो ये भी ट्रू है। बट डी देखते हैं, तो डी ने क्या बोला है कि एलम इज नॉट यूनिवर्सल कोगुलेंट। तो देखिएगा अगर मैं सी और डी की बात करूंगा तो इन दोनों में से तो एक ही सही होगा। तो सही कौन सा है, क्योंकि जो हमारे पास एलम है वो क्या है आपके पास एक यूनिवर्सल कोगुलेंट है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो कौन से होंगे सर, वो सर आपका ए ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है और आपका सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपके मॉक टेस्ट का 19th क्वेश्चन जो आपको कुछ इस तरह से दिया गया था। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्लो सेट फिल्टर एंड रैपिड सेट फिल्टर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी स्लो सेट फिल्टर और रैपिड सेट फिल्टर के रिस्पेक्टेड में है और जो सही है। देखिएगा ये क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वॉश वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्लो सेट फिल्टर इज 0.2 to 0.6% ऑफ दी टोटल वाटर, बिल्कुल सही। जब भी हम बात करते हैं आपके स्लो सेट फिल्टर की, तो जो स्लो सेट फिल्टर का जो आपका वॉशिंग वाटर रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, आपके टोटल वाटर का 0.2 से 0.6% होता है, ये बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है कि रैपिड एंड सेट फिल्टर फॉर दी 2 to 5% ऑफ दी वाटर फिल्टर होता है, बिल्कुल, ये 2 से 6% भी होता है। बट अगर इसने 2 से 5% लिखा है तो ये भी सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी सर, आपकी ट्रू हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ स्लो सेट फिल्टर इज 98 to 99% एंड रैपिड सेट फिल्टर इज 95 to 98%। देखिएगा जब भी हम स्लो सेट फिल्टर की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या रहती है सर, हाइयर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ लोडिंग होती है वो सर आपके पास कम होती है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं आपके रैपिड सेट फिल्टर की, तो रैपिड सेट फिल्टर में क्या होता है कि इसकी जो रेट ऑफ लोडिंग होती है वो 30 टाइम्स मोर होती है आपके स्लो सेट फिल्टर से। क्लियर है। और ये आप जानते हैं कि जब इसकी रेट ऑफ लोडिंग ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो आपके पास फाइन पार्टिकल्स होंगे वो आपको इजीली कैप्चर आउट नहीं हो पाएंगे। बट स्लो सेट फिल्टर में क्या है सर, उसका जो लोडिंग रेट है वो स्लोली है, और जब लोडिंग रेट स्लोली है तो कहीं ना कहीं वहां पर दोनों ही तरह के पार्टिकल्स आपके इजीली कैप्चर हो जाएंगे, वो चाहे आपके पास फाइन मटेरियल पार्टिकल्स हो चाहे आपके पास कोर्स मटेरियल के पार्टिकल्स हो। क्लियर है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो एफिशिएंसी तो नो डाउट किसकी है, स्लो सेट फिल्टर की है। तो ये तो सर यहां तक तो सही है। बट अगर रैपिड सेट की बात करते हैं तो रैपिड सेट फिल्टर की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास सर 80 to 90% है। तो ये तो आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। यानी कि स्लो सेट फिल्टर के कंपैरिजन तो सही दिया उसने, बट अगर रैपिड सेट की बोलते हैं तो गलत है। क्लियर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्लो सेट फिल्टर्स के लिए हमें एरिया ज्यादा रिक्वायर्ड चाहिए होता है एज कंपेयर टू रैपिड सेट फिल्टर। क्लियर है। उसके बाद आता है सी क्या बोल रहा है कि पीरियड ऑफ क्लीनिंग स्लो सेट फिल्टर इज 1 to 3 मंथ, बिल्कुल सही, कि जो आपका स्लो सेट फिल्टर होता है उसका जो क्लीनिंग पीरियड दिया जाता है वो 1 से 3 मंथ में आपको कभी भी उसको एक बार क्लीन आउट करना पड़ता है। बट जब हम बात करते हैं आपके रैपिड सेट फिल्टर की, तो रैपिड सेट फिल्टर को क्लीन आउट किया जाता है 24 आवर to 72 आवर्स के बीच में, यानी कि 1 और 3 दिन के बीच में। तो यहाँ पे बोला उसने क्या, रैपिड सेट फिल्टर इज 7 to 14 डेज, नहीं, यहाँ होगा सर 1 to 3 डेज। तो ये भी क्या हो गया सर आपका, सर यहाँ पे गलत हो गया है। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ फिल्टर बेड फॉर स्लो सेट फिल्टर इज 10 मीटर स्क्वायर टू 2000 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया ना कि जो स्लो सेट फिल्टर होता है उसके लिए जो हमें साइज ऑफ फिल्टर बेड रिक्वायर्ड होता है वो ज्यादा होता है। तो दिख भी रहा है आपको 10 मीटर स्क्वायर से लेकर 2000 मीटर स्क्वायर तक होता है। बट रैपिड सेट फिल्टर की बात करता है तो उसके लिए कम होता है, 10 मीटर स्क्वायर टू 50 मीटर स्क्वायर के बीच में होता है।
क्लियर है। तो इस तरह से जो आपका पहला मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, उसके जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे, टोटल 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चंस को हमने काफी डिटेल में कवर किया है। अगर आप इसी तरह के मॉक टेस्ट चाहते हैं कि सर रेगुलर इस तरह के मॉक टेस्ट करवाइएगा, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ताकि वो स्टूडेंट अभी तक अपनी तैयारी में स्टार्ट भी नहीं किया है, बट वो इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। ये जो आपके पास वीडियो है और जो आपके पास ये वाला मॉक टेस्ट है, ये आपके गेट एग्जाम के लिए भी है, आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी है और आपके स्टेट एजेई एग्जाम के स्टूडेंट भी इसको इजीली कवर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, वहां पे भी क्वेश्चंस आएगा। वही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके डिप्लोमा स्टूडेंट पढ़ते हैं और वही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके गेट ईएससी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो बेटर होगा अगर आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करोगे एंड शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आप किसी और नए मॉक टेस्ट में, तब तक आप इंतजार कीजिएगा और वो दिन भी आपको अगले वीक देखने को फिर से मिल जाएगा। क्लियर है? तो ओके, बाय बाय।